नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मोदी जी को किससे डर लगता है? लाख टके का सवाल। और आप सब सोचते होंगे कि भला मोदी जी को भी डर लगता है किसी से। लेकिन डर लगता है, डर उस आदमी से लगता है जो उनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करता है। डर उस आदमी से लगता है जो संसद में खड़े होकर उनकी सारी कारगुजारी के बारे में नारे लगाने लगता है। उनकी पार्टी हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, देश में उनके खिलाफ बोलने की क्या, सोचने की भी हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन संसद में एक आवाज गूंजी और फिर बहुत कसके गूंजी। और जब संसद शुरू होती थी वो आवाज गूंजती थी, वो आवाज थी संजय सिंह की। और जब वो नारेबाजी करते थे तो पूरा देश समझता था कि अब इनके दिन अब आए, तब आए, अब आए, तब आए। लेकिन इस बहादुर योद्धा के मन में शायद डर कभी रहा नहीं। वो उतने ही तेवर के साथ मोदी सरकार की धज्जियां उड़ाते रहे। और फिर वही हुआ जो होना चाहिए था। किसी भी तानाशाह नेता जो करता है वही हुआ। संजय सिंह एक दिन ईडी की गिरफ्त में आए और जेल में दिखाई दिए। उससे पहले ईडी ने गलती की थी, उनको नोटिस दिया था। और फिर संजय सिंह पहले नेता थे जिन्होंने ईडी को ही मानहानि का नोटिस भेज दिया था। मैं कह सकता हूं कि नाम ही कुछ ऐसा है, संजय नाम में कुछ ऐसा है कि लड़ते हैं, कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और फिर 6 महीने जेल में रहे। लेकिन 6 महीने जेल में रहने के बाद जब बाहर आता है आदमी, टूटता है, दुखी होता है, लेकिन शेर की तरह बाहर आए। और बाहर आके फिर वो जो दहाड़े, उसने शायद भाजपा का तापमान और बढ़ा दिया। मैंने सोचा कि आप सबसे बातचीत कराऊं, तो मेरे साथ है संजय सिंह। और मैं उनसे पूछूंगा। स्वागत है संजय जी। मैंने आपके चक्कर में मैं भी क्रेडिट ले नमस्कार। लेता हूं। बहुत अच्छा लग रहा है, महीनों बाद आपको नहीं, आप देखते भी हुए। लड़ते ही हैं। हाँ, मैं इसलिए क्रेडिट इसमें देता कोई हूँ कि शक संजय नाम ही ऐसा है। नहीं। संजय भाई, नहीं, अच्छा है। ये सवाल तो सब आपसे पूछ चुके होंगे कि 6 महीने जेल से रहने के बाद आपको कैसा लग रहा है। तो स्वाभाविक है, अच्छा ही तो लग रहा होगा। तो ये सवाल पूछना बेमानी है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपके जेल से निकलने की जो गोदी मीडिया ने कहानी चलाई। मैं टीवी चैनल देख रहा था, सबसे तेज चैनल है, वो कह रहा था कि ईडी ने कंप्रोमाइज कर लिया, बीजेपी है आपको निकालने के पीछे। ऐसी कहानियां जब आपको पता चलती थी तो आपको लगता कैसे था? देखिए, पहली बात तो ये कि जो मुझे जानते हैं, चाहे वो आप हों या जो भी पत्रकार वर्ग में है या हमारे मित्र हैं वो या किसी दूसरी पार्टी में हैं और मुझसे संबंधित हैं, वो ये जानते हैं कि भाई संजय सिंह सब कुछ कर सकते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते या कोई लेन देन नहीं कर सकते या कोई डील नहीं कर सकते। तो वो तो जानते थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कुछ र्यूमर फैलाने की कोशिश मीडिया ने की। और जब मैं बाहर आ रहा था तो मैंने सोच लिया था कि उस र्यूमर के ऊपर पहुंचते ही पूर्ण विराम लगाना जरूरी है। और आपने देखा होगा कि इसीलिए जब मैं बाहर निकला तो मैं गाड़ी की छत पे चढ़ गया और वहां से मैंने अपना संदेश 2 लाइन में ही वहां पर तो दे पाया था, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और पुलिस वालों को भी कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। तो मैं तो वहां से 2 ही लाइन बोल पाया था कि जंग का वक्त है, जश्न का वक्त नहीं है। और हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और फिर कार्यालय में आके जो मैंने 36 मिनट में 36 कदम किए वो तो आपने देखा होगा कि एक एक मुद्दे पर मैंने इन लोगों की बखिया उधेड़ने का काम किया। तो ये सब चीज तो कभी दिमाग में ही नहीं आती, सपने में भी नहीं आती। बल्कि 6 महीने में तो मैं और मजबूत हुआ बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए। उन 6 महीने में हर दिन मैं ये सोचता रहा कि जिस दिन निकलूंगा उस दिन और प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ इनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, लड़ाई लड़ूंगा। और मैंने वही किया, शुरू कर दिया मैंने आते ही। मैं ये सोचता था कि आप पहले मुझको। दिन 2 अप्रैल को छूटा। पूरी पार्टी का कार्यक्रम ऑफिस से निपटाने के बाद पूरी रात साथियों से मिलता रहा, सुबह 6 बजे सोया। दूसरे दिन सारे इंटरव्यू और सारे काम करते 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 फिर सुबह 6:30 बजे सोया। और कल रात में 2:30 बजे सोया और फिर सुबह से काम पे लग गया। तो अभी चैन लेना ही नहीं है। 6 महीने तो बहुत आराम कर लिया मैंने। सही दोपहर में बात। भी सो जाता था, किताबें खूब पढ़ी। मैं यही पूछना चाह रहा था आपसे कि मैं आपकी जीवन शैली देखता था, सुबह से आपके घर पे दरबार लग जाता था। मैंने कभी इतनी बार मैं आपके घर भी गया, मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अकेले बैठे हो, एक दो लोगों भीड़ रहती थी।
तो जो व्यक्ति सालों से इतना जनता के संपर्क में रहता हो, दोस्तों के बीच रहता हो, आप तो उस तरह के नेता भी नहीं थे कि बहुत सारे गनर लेके चलते हो, लोगों से ना मिलते हो, जो आदमी आया था आप घर पे चला जाता था। ऐसे आदमी को 6 महीने अकेले जेल में भेज दिया जाए, तो वो जो दौर शुरू में था या पहला महीना जो आपका था, वो कैसा बीता? देखिए, शुरू के 11 दिन मैंने आपको बताया, मुझे एक कोठरी में रखा गया और 2 पुलिस वाले 24 घंटे साथ में रहते। तो ये तो खैर 6 महीने रहे, 2 पुलिस वाले लगातार साथ में रहे, एक तमिलनाडु पुलिस के और एक जेल पुलिस के, और उनकी ड्यूटी लगती थी। कई बार सोता रहता था, फिर भी उठ के हाँ भाई ओके है, ठीक है, तो मुझे उठ के बताना होता था हाँ मैं ठीक हूँ। अब ठंडी की रात में आप सो रहे हो, पत्थर पे कंबल बिछी हुई है और 1-2 कंबल ओढ़ के आप सो रहे हैं और बार बार आपसे पूछा जाए हाँ ठीक है, तो वो एक अलग तरह से, हालांकि वो बात कहते हैं सुरक्षा की, कि आपकी सुरक्षा के लिए आपको पूछा जाता है, लेकिन ये सब कुछ हुआ। तो लेकिन 11 दिन के बाद फिर मैं जेल अधिकारियों से मिला। मैंने कहा भाई, जो सामान्य कैदियों के अधिकार, मैं खुद से बर्तन साफ करता था, झाड़ू लगाता था, कपड़े साफ करता था। तो मैंने अपने वाइफ को भी कहा एक दिन, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी जेल से, क्योंकि 2 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देते हैं जेल से, और 5 मिनट प्रतिदिन परिवार से बात करने की सुविधा होती है जेल में। तो वो सुविधा सबके लिए होती है। तो मैंने एक दिन कहा कि मैं अपनी हॉस्टल लाइफ में वापस चला गया हूँ और सारे काम खुद से कर रहा हूँ। तो बोले कि तुम तो बाहर थे, तो छोटे छोटे दूसरों के काम तो करते थे, घर पे तो खुद का अपना काम करते नहीं थे। तो मैंने कहा नहीं, यहाँ मैंने हॉस्टल लाइफ अपना ली है। तो वो चलता था, और किताबें बहुत पढ़ने का मौका मिला, उससे बड़ी ताकत मिली। पहली किताब, और खास तौर से मैंने उन लोगों की किताब पढ़ी जो जेल में रहे लंबे समय तक। जब मैं गया जेल में, तो सबसे पहले मैंने नेल्सन मंडेला जी को पढ़ा, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि यार 28 साल कोई आदमी कैसे जेल में रह सकता है, कैसे जेल में रह सकता है। तो मैंने उनका पूरा जीवन पढ़ा और बहुत प्रभावित हुआ नेल्सन मंडेला जी से, कि कितने बड़े आदमी थे वो, जिनके बारे में क्या क्या नहीं, कैसे कैसे आरोप नहीं लगाए गए, और कितनी यातनाएं दी गई। ऐसे छोटे से बैरक में रखा गया जहाँ पे खड़े होने पर भी उनका सर लगता था ऊपर की छत पे। तो मुझे लगा कि पहले तो इन्हीं लोगों को पढ़ना चाहिए। फिर गांधी जी को पढ़ा, उनकी पहली गिरफ्तारी साउथ अफ्रीका में हुई थी। तो मैंने अपने दिमाग में सोचा कि ये कितने महान व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए और लोगों को लामबंद करने के लिए, लोगों के अधिकारों के लिए साउथ अफ्रीका में गिरफ्तार होते हैं, और वहां के जेल के कष्ट को उन्होंने उठाया। उसके बाद मैंने शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा, और ये पढ़ा कि वो कैसे बंदियों के अधिकार के लिए जेल में रह के उन्होंने अपने साथियों के साथ अनशन किया, और जतिन दास जी की शहादत हुई उसमें। तो ये सब पढ़ते 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 इतना इतना ताकत मिल गया कि फिर ये लगने लगा कि यार तुम क्या हो, तुम क्या कर रहे हो, मतलब तुम कौन से इतना बड़ा तीर मार रहे हो। ये एक फीलिंग मन में आई जब इन लोगों को, एक किताब मैंने पढ़ी, काला पानी के दस्तावेज। उसमें जिन क्रांतिकारियों को काला पानी की सजा हुई थी, उनको किस तरह से यातनाएं दी गई, संजय जी आप पढ़ेंगे तो है मतलब होश उड़ जाएंगे। मतलब बहुत कष्ट उठाया इस देश के लिए लोगों ने, और फिर ये इतना मन मजबूत हो गया कि यार मतलब इस देश की आजादी के लिए क्या क्या नहीं किया हमारे वीर सपूतों ने। और हम ये जेल में आने से, और तब की जेल में और अब की जेल में ना तो जमीन आसमान का अंतर है। अब की जेल में आप परिवार से फोन पे बात कर सकते हैं प्रतिदिन 5 मिनट। उस समय तो काला पानी जिसको होता था, एक चिट्ठी पूरे साल भर में लिख सकता था, एक चिट्ठी। मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि अरे ऐसी यातनाएं झेली हैं लोगों ने। जयदेव कपूर जी 17 साल जेलों में रहे, बटकेश्वर दत्त जी आजीवन कारावास की सजा उन्होंने काला पानी में बिताई। तो ये घटनाएं, और शहीद आजम भगत सिंह को पढ़ा तो काकोरी कांड में एक उसमें घटना का जिक्र है कि जिस दिन फांसी की सजा सुनाई जानी थी,
रोशन सिंह जी को, राजेंद्र याडी जी को, अशफाकुल्ला जी को और राम प्रसाद बिस्मिल जी को। तो उनको ये पता नहीं था कि इसमें से किसको फांसी होगी, किसको नहीं होगी। तो रोशन सिंह जी ने सबके बढ़िया कुर्ता धोती जो 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 पोशाक थे उनके वो पहने हुए थे वो लोग, तो सबको उन्होंने इतर लगाया और उस हौसले के साथ वो लोग गए न्यायालय और उनको वहां पे फांसी की सजा हुई। तो मतलब इन लोगों को पढ़ने के बाद जो हौसला था वो आसमान पे पहुंच गया और फिर जो जेल थी वो बहुत छोटी लगने लगी। शुरू में जरूर 11-12 दिन 15 दिन वो शुरू का जरूर संघर्ष था। और जैसा आपने कहा कि सबसे ज्यादा मुश्किल तो मेरे लिए यही होता था कि भाई लोग ही नहीं मिल रहे हैं। सही बात फोन हाथ में है नहीं, किससे बात करें, किससे मिले, किसके लिए फोन करें, किसका काम करें। तो फिर मैं चिट्ठियां लिख लेता था और जो जो लोगों के कुछ काम होते थे, किसी के बच्चे के एडमिशन का कोई बताता था, तो मैं कोर्ट की तारीखों पे आता था। तो जो वहां रिपोर्टर्स होंगे उनसे कभी पूछिएगा तो मैं अपने अपने परिवार वालों से जो 2-3 मिनट मिलने का वक्त मिलता था 5 मिनट अदालत के अंदर, तो मैं लोगों के काम बताता था कि ये वहां पे जेल में ये बंदी है, उसके परिवार में ये बच्चा है, उसके एडमिशन का ये मामला है, उसकी ये सहायता करनी है। तो एक दिन हमारे मित्र सुल्तानपुर से आए थे तो वो बड़े हैरान हो गए कि बोले यार तुम यहाँ पे भी अपनी चिंता नहीं कर रहे हो, अपनी बात नहीं कर रहे हो उनको वो दे। तो मैं जैसे जैसे दिन बीतते गए आत्मबल और मजबूत होता गया और जब मैं निकला तो एकदम उसी आत्मबल से भरा हुआ निकला। बिल्कुल ठीक बात है संजय जी। और मैं फिर दोहरा दूं कि आज जो लोग छोटी छोटी चीजों के लिए समझौता कर लेते हैं, दरअसल वो अपना इतिहास कायरों में लिखवाएंगे और मेरे ख्याल से ये चीजें ठीक नहीं है, बंद करना चाहिए। मैं ये जानना चाहूँ, बिल्कुल ठीक बात है संजय जी। राजनीति को मैं 30-35 साल की पत्रकारिता में बहुत करीब से देख रहा हूँ और आम आदमी पार्टी के नेताओं को जिस तरह जेल में भेजा गया, एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते मैं ये कहता हूँ कि निश्चित रूप से इसमें प्रतिशोध की भावना है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या राजनीति में कभी आपने इतना प्रतिशोध देखा था? इंदिरा गांधी का दौर था, कहा जाता था इंदिरा गांधी नाराज हो जाती थी, गुस्से में आ जाती थी, लेकिन इतना प्रतिशोध तो मैंने उस दौर में भी नहीं देखा। सत्ता इतनी ज्यादा गुस्से से क्यों भरी गई है देश की? देखिए संजय जी, ये कई बार क्या होता है कि जब आपको बहुमत मिलता है जनता का, तो आपके मन में ये आ जाता है कि दरअसल मैं तानाशाह हूं, जैसे चाहूंगा देश को चलाऊंगा और जिसको चाहूंगा डंडे से हाँकूंगा। तो मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री जी के मन में वो भावना पूरी तरह से कूट कूट के भर गई है कि या तो मेरे आगे झुक जाओ, नहीं तो तुम्हारे पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दूंगा, तुम्हें उठा के जेल में डाल दूंगा, चुप रहो हमारे खिलाफ, नहीं तो तुम्हारी संसद की सदस्यता ले लूंगा, नहीं तो तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। ये जो एक भावना आ गई है, इसका अंत तो होना चाहिए, वरना अगर ऐसे ही तानाशाही देश के अंदर चलेगी तो न लोकतंत्र बचेगा न संविधान बचेगा। और ऐसी स्थिति में तो फिर देश के लिए ठीक नहीं है। जो हमारे क्रांतिकारियों ने देश को आजाद कराने के लिए कष्ट झेला है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। इसलिए जरूरत है इस बात की कि आज जिस तरह से मीडिया को कंट्रोल करके रखा गया है, जिस तरह से ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करके रखा गया है, जिस तरह से अलग अलग संस्थाओं को दबाव में लिया जाता है, तो ये ठीक नहीं है। और पूरे विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री, 2 करोड़ लोगों ने चुना उनको, और आप ऐसे मुख्यमंत्री को उठा के आपने जेल में डाल दिया। क्या है पूरा मामला केजरीवाल जी के खिलाफ? मैं चाहता हूं आपके दर्शक जरूर जाने इस बात को। भाई अरविंद केजरीवाल को आपने गिरफ्तार कर लिया, क्या मामला है उनके खिलाफ? 162 बयान ईडी ने दर्ज किए अलग अलग गवाहों के, 294 गवाहों के बयान सीबीआई ने दर्ज किए, 456 गवाहों में मात्र 4 गवाहों के बयान अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है। और वो 4 गवाहों के बयान भी किन परिस्थितियों में लिए गए हैं वो जानना आपके दर्शकों के लिए जरूरी है। मंगुंटा रेड्डी एक सांसद है,
मैं चाहूंगा उनकी तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ तस्वीर लेके आई है अजीत के पास। तो वो मंगुंटा रेड्डी, उनके घर 16 सितंबर 2022 को छापा पड़ता है। 10 फरवरी 2023 को उनके बेटे राघव रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 5 महीने तक उसको जेल में रखा जाता है। 7 बयान राघव रेड्डी के लिए जाते हैं, 3 बयान मंगुंटा रेड्डी का लिया जाता है। कुल 10 बयान लिए जाते हैं और 10 बयान में सिर्फ 2 बयान, अंतिम के 2 बयान वो केजरीवाल जी के खिलाफ देता है और 16 जुलाई को बयान देता है, 18 जुलाई को जेल हो जाती है। शरद रेड्डी 9 नवंबर को छापा पड़ता है ईडी का, 10 नवंबर को गिरफ्तारी होती है। 25 अप्रैल तक 12 बयान वो देता है, 12 स्टेटमेंट वो देता है। 10 स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम नहीं लेता, 2 स्टेटमेंट में केजरीवाल का नाम लेता है। उसके बाद बरी हो जाता है, उसकी जमानत हो जाती है। आप सोचिए किस तरीके से गहरी साजिश की गई अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिन बयानों में केजरीवाल का नाम नहीं लिया गया उसको ईडी ने छिपा लिया, कोर्ट के सामने नहीं रखा। जो कई बार लोग कहते हैं ना बेल क्यों नहीं मिली, बेल क्यों नहीं मिली, ये मुद्दा उठता है कई बार। जब आप पूरा तथ्य ही नहीं रखेंगे, पूरी जानकारी ही न्यायालय के सामने नहीं रखेंगे तो न्यायालय फैसला कैसे लेगा। ये तो हमारे वकीलों ने कहा भाई कि आपने इसको अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट में डाल दिया, ऐसे डॉक्यूमेंट जिसपे आपको भरोसा नहीं, तो वो डॉक्यूमेंट क्या है हमें देखना है। तो कोर्ट ने उस पर आदेश किया कि भाई ये इनका अधिकार है आरोपी के तौर पे कि इनके खिलाफ आपने क्या साक्ष्य जुटाए हैं वो इनको दिखाइए। और उन्होंने देखा तो हैरान हो गए, 10 स्टेटमेंट में 8 स्टेटमेंट केजरीवाल के खिलाफ नहीं, उस पर आपने भरोसा नहीं किया। 2 स्टेटमेंट जो खिलाफ है उसके तुरंत बाद आपने बेल दे दिया है। तीसरा व्यक्ति है शरद रेड्डी, जिसने 12 बयान दिए, 12 में से 10 में केजरीवाल का नाम नहीं लिया, 2 में लिया, उसको आपने बेल दे दिया। चौथा व्यक्ति है सी अरविंद, उसने ये कहा कि भाई मुख्यमंत्री के दफ्तर पे हमने अपने मंत्री मनीष सिसोदिया को एक डॉक्यूमेंट सौंपा है। तो एक मंत्री को उसके सेक्रेटरी ने डॉक्यूमेंट सौंपा, इसमें भ्रष्टाचार क्या हो गया। ये पूरा मामला, और आपने एक मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया और हमसे नैतिकता बतिया रहे हैं भाजपाई। वो भाजपाई राज्य मंत्री के बेटे ने 4 किसानों को कुचल के मार दिया, आज भी देश के गृह राज्य मंत्री हैं, वो हमसे नैतिकता की बात कर रहे हैं। जहां पहलवान बेटियों को न्याय नहीं मिला, सड़क पे घसीट घसीट के मारा गया, वो भाजपा के लोग बात कर रहे हैं नैतिकता की। जहां 1 साल से मणिपुर में हिंसा में मणिपुर जल रहा है, वहां पर कत्लेआम हो रहा है, कारगिल के एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाता है और वो आज भी मुख्यमंत्री बना हुआ है मणिपुर का। उसको माला पहना के कंधे पे बिठा के घुमाते हैं भाजपाई। उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए, केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात ये सामने आ रही है संजय जी, और लोग कह रहे हैं कि जिस दिन केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई, अच्छा, हाँ सही बात है, ये मंगुंटा रेड्डी है जो कि प्रधानमंत्री जी के साथ, इसके घर पे छापा पड़ा था शराब घोटाले के बाद। तो वो तो खैर ये मंगुंटा रेड्डी की दूसरी तस्वीर है। ये अभी चुनाव लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री की फोटो का इस्तेमाल 2024 के चुनाव में जहां लड़ रहे हैं टीडीपी से। अब देखिए, तो गलती तो आप भी कर रहे हैं, आपको भी ऑफर तो होगा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ जाओ, आप लोग क्यों नहीं करते हैं। शरद रेड्डी, मुझे तो जानते हैं लोग, मेरे ऊपर कोई प्रयास नहीं करते। ये संजय जी कहा गया और बात भी तो शरद रेड्डी ने 10 नवंबर की गिरफ्तारी के बाद 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए की रिश्वत भाजपा को पहुंचाई और अपनी गिरफ्तारी से लेकर रिहाई तक 55 करोड़ रुपए भाजपा को दिए। 5 करोड़ रुपए गिरफ्तारी के पहले दिए थे। शराब के घोटाले के कारोबारी से, जिसको आप कह रहे हो कि शराब का घोटालेबाज है, किंग पिन लिखा संजय सिंह ने नहीं, ईडी ने लिखा। उसी किंग पिन से आपने 60 करोड़ रुपए ले लिए और कोई सीबीआई ईडी की जांच नहीं हो रही बीजेपी के खिलाफ, उनके नेताओं से कोई पूछताछ नहीं हो रही।
संजय जी, क्या आप यकीन करेंगे, आपके दर्शक यकीन करेंगे कि 60 करोड़ रुपए शराब घोटाला हुआ, बीजेपी को पैसा मिला और बीजेपी के शीर्ष नेताओं को पता नहीं था? 60 करोड़ रुपए ऐसे ही खाता में आ गया उनके। सही बात है, सहमत हूँ आपकी बात से कि पता था, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि असली मुद्दा यही था। इस देश का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड था, देश का सबसे बड़ा घोटाला था, इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था। जिन लोगों, जिन कंपनियों ने कुछ हजारों करोड़ के चंदे दिए बीजेपी को, उन कंपनियों को 3,08,000 करोड़ रुपए का ठेका मिला है। ये बात सामने आई है। मेरा सवाल ये है कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, संजय जी, क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को दबाने की थी? क्योंकि जिस दिन से केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, चैनलों पर सिर्फ गिरफ्तारी और आम आदमी पार्टी चल रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा गायब है। हाँ, तो ये तो सर्वविदित सत्य है ना। 6:50 पे ही तो ये पता चला, शरद रेड्डी जो शराब का घोटालेबाज किंग पिन था, उसने 60 करोड़ 55 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया है, कुल मिला के 60 करोड़ चंदा दिया है। ये तो 6:50 पे पता चला। 7:14 पे ईडी पहुंच गई अरविंद केजरीवाल के घर पे, 2.5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आप ये सहमत हैं कि उस बॉन्ड के मुद्दे को, देश के सबसे बड़े घोटाले को छुपाने की कोशिशों के तहत आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा गया? 100%। आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी गुनाहों को छिपाने के लिए भेजा गया। तो अब जब देश की मेन स्ट्रीम मीडिया जो खुद को कहती है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम भी नहीं ले रही, तो अब आम आदमी पार्टी इस बॉन्ड के मुद्दे को, इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को जनता के बीच में ले जाने के लिए, जनता के बीच की आवाज को बनाने के लिए क्या करेगी? क्या आंदोलन खड़े करेंगे? कैसे फिर इस बॉन्ड पे दोबारा चर्चा कराएंगे? क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इलेक्टोरल बॉन्ड हम तो पहले दिन से ही बोल रहे हैं और आगे भी बोलते रहेंगे। हर दिन बोलेंगे, हर दिन बोलेंगे। कोई आम आदमी ये पूछेंगे कि ईडी सीबीआई इस पे कार्रवाई क्या कर रही है, ईडी सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ये तो पूछना पड़ेगा। संजय सिंह जी, कोई बड़ा आंदोलन आम आदमी पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पे खड़ा करेगी? अभी तो मैं आया हूं लगातार कार्यकर्ताओं से मिलना और इंटरव्यूज वगैरह में व्यस्त हूँ। उसके बाद इसके ऊपर जल्दी ही हम लोग तय करते हैं क्या रणनीति आगे बढ़ेगी। बहुत चर्चा है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर, जहां से आप रहने वाले हैं, कि वहां से आप चुनाव भी लड़ सकते हैं। अभी तो 12 जनवरी को राज्यसभा का सांसद बना हूं, 12 जनवरी को ही बना हूं, और 6 साल का कार्यकाल होता है, तो इतनी जल्दी चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? कई राज्यसभा सांसद ऐसे भी हैं कि जो रहे हैं, मोदी जी ने तो मंत्रियों को अपने विधायक बना दिया मध्य प्रदेश में, कई मंत्रियों को बना दिया। हाँ, लेकिन मैं अपनी भूमिका में ठीक हूँ। अपना जो काम रहता है राज्यसभा में भी, आप लोग जानते ही हैं कि अपनी जो जिम्मेदारी रहती है उसको तो पूरा ही कर रहा हूँ। और अभी बहुत ज्यादा काम हमारे लिए पार्टी तय करेगी, कहीं आने का, जाने का, प्रचार करने का, हो सकता है गठबंधन के दूसरे दलों के लिए भी काम करने का, तो फिर उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा समय देना चाहिए। और भाजपा ने आरोप लगाया कि आपकी पार्टी भी परिवार को बढ़ावा दे रही है। केजरीवाल जी ने अपनी पत्नी को ही आगे बढ़ाया कि आपकी पार्टी में और नेता नहीं थे जो कमान संभालते, जो उनकी चेयर पे बैठते। देखिए, ऐसा है कि भाजपा क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से ये इस समय अत्याचार और अन्याय की पराकाष्ठा पे पहुंचे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है कि आपने एक मुख्यमंत्री को, जिस आदमी ने IRS की नौकरी को लात मार के 13-15 दिन का अनशन रख के, भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करके देश को जगाने के लिए काम किया, दिल्ली में एक अनुकरणीय सरकार चलाई, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे काम किया, उस आदमी को आपने गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। मैंने पहली बार सुनीता भाभी की आंखों में आंसू देखा उस दिन जेल से आने के बाद, और मुझे तकलीफ हुई इस बात की। मनीष सिसोदिया जी की पत्नी पिछले 20 साल से एक बीमारी से ग्रसित है और उनको इस वक्त अपने पति की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। सत्येंद्र जैन का परिवार, 36 किलो वजन कम हुआ उस आदमी का जेल में था वो।
तो ऐसी परिस्थितियां हमारे परिवारों के सामने भी आई, लेकिन सब उस संकट की घड़ी में खड़े हैं लोग, कोई झुका नहीं। और सुनीता भाभी भी मजबूती से अरविंद जी का साथ दे रही हैं। उन्हीं की बात हो पाती है इस समय परिवार के नाते, और उनका जो संदेश निर्देश मिलता है वो हम लोगों तक पहुंचता है। बीजेपी ने आप ही के सबसे ज्यादा निशाना क्यों बनाया, बाकी भी पार्टियां थी? देखिए, हम ही लोग बोलते हैं, और मतलब मैं नहीं कहूंगा कि कोई और पार्टी नहीं बोलती, लेकिन शायद हम दिल्ली में हैं, दिल्ली में वो 3 बार हमसे हार चुके हैं, एमसीडी हार चुके हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई यहाँ तो हमारी दाल गलनी ही नहीं जब तक केजरीवाल जी हैं, तो इनकी पार्टी ही खत्म कर दो और केजरीवाल जी को ही जेल में डाल दो, इसीलिए कर रहे हैं। इस कोई समय चुनाव जीत नहीं पाए, और इस बार भी नहीं जीतेंगे, ये भी आप देख लीजिए। लोकसभा और ये भी हताशा की कार्रवाई है जो इस समय कर रहे हैं। अगर 400 पार के नारे में सच्चाई होती तो मोदी जी को ये करने की जरूरत ही नहीं थी। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करो, जेल में डालो, इसकी जरूरत ही नहीं थी। और ये तो झूठे नारे देने में मास्टर है। बंगाल गए तो बोले 200 पार, और महाराष्ट्र गए तो बोले 150 पार, और दिल्ली में आए तो बोले 45 पार, 8 सीट आई थी। मिजोरम में गए तो बोले 21 पार, 1 सीट आई। हरियाणा में गए बोले 75 पार, 40 सीट आई। तो ये नारे गढ़ने में, झूठे बातें करने में मास्टर। अच्छा, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए, इस गिरफ्तारी कांड के बाद आपकी पार्टी का ग्राफ बढ़ गया ना, आपको सहानुभूति मिल गई ना, आप तो खुश होंगे? तो मैं तो चाहूंगा कि मोदी जी ऐसी सहानुभूति हम लोगों को ना लेने दें, गिरफ्तार ना करें। तो अगर वो गिरफ्तार करेंगे तो ये आप जान लीजिए, राजनीति में कभी भी किसी को गिरफ्तार करके आपने देखा होगा उसका नुकसान नहीं हुआ, उसका राजनीतिक कद और बढ़ा है। कोई भी नेता हो, वो डॉक्टर लोहिया से लेके जेपी से लेके जितने भी नेताओं का, अटल जी से लेके अडवाणी जी से लेके जितने भी नेता जेल में रहे, जिनको गिरफ्तार किया गया अलग अलग समय पे, उनका राजनीतिक कद बढ़ता है, कभी घटता नहीं। और पता नहीं किस बेवकूफ ने ये सलाह दे दी है मोदी जी को कि सबको गिरफ्तार करके उनको आप खत्म कर दोगे। एकदम गलत सलाह दी है जिसने भी दी है। हो सकता है उनके खुद के दिमाग की उपज हो, मैं नहीं जानता। मुझे तो नहीं लगता कि आपको भी नहीं लगता होगा कि प्रधानमंत्री को कोई सलाह देने की हिम्मत करता होगा। ऐसे में प्रधानमंत्री के दिमाग में क्यों आई होगी ये बात? मैं आपको कहता रहा हूँ, कई बार आदमी के अंदर तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ने लगती है उस वक्त जब उसको बड़ा जन समर्थन मिलता है। तो इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है मोदी जी को, तो उसके कारण से तानाशाही प्रवृत्ति उनके अंदर बढ़ रही। अभी भी वो कह रहे हैं मोदी की गारंटी है 400 पार। हाँ, बिल्कुल गारंटी है मोदी जी की। मोदी जी की गारंटी है कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण, जितने भी भ्रष्टाचारी हैं सबको बीजेपी में शामिल करूंगा। ये है मोदी की गारंटी। अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, हसन मुश्रीफ हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जनार्दन रेड्डी हो, शुभेंदु अधिकारी हो, मुकुल राय हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, कितने नाम गिनाऊं? सब नाम रट लिए हैं आपने बीजेपी की वॉशिंग मशीन के। खाली था तो कुछ ना कुछ तो काम कर रही थी। ये बात भी सही है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में ईमानदारी से बताइएगा कितनी सीटों पे बढ़त मिल सकती है आम आदमी पार्टी को? देखिए, हम प्रयास तो सारी सीटें जीतने का करेंगे, 7 सीटें जीतने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के गठबंधन में है हम लोग, और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और ये जो इन लोगों ने किया है, इससे और जनता की सहानुभूति लोगों के बीच में केजरीवाल जी के प्रति और पार्टी के प्रति है कि अब ये लोग तो हद ही कर चुके हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई। तो मुझे लगता है कि आप बड़ा परिवर्तन देखें। टीवी चैनल पे ओपिनियन पोल देखे थे हमने, सर्वे देखे थे, उसमें तो बीजेपी को, एनडीए को आराम से सरकार बनती हुई नजर आ रही थी 350 सीटों में। अब वो ओपिनियन पोल कैसे बनाए, तैयार किए जाते हैं, मुझे नहीं। आखिरी सवाल संजय जी, अब अगली रणनीति संजय सिंह की क्या होगी? पूरे लोकसभा चुनाव में प्रचार करना और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, आपने हमें इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं।
ये थे संजय सिंह जी, और जो बता रहे थे कि आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होगी। तेवरों में कोई कमी नहीं संजय सिंह के, अभी भी उतने जोश के साथ। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आपकी राय मुझे लिए बहुत महत्व रखती है। बताइएगा ये बातचीत कैसी लगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।